नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज मनी गुरु में हम खास तौर पर बात करेंगे आप कैश कितना रख सकते हैं घर पर, अपने बैंक अकाउंट पर, कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शन पर क्या लिमिट है, कितने कैश रखने पर आपको आईटी का नोटिस आ सकता है। ये तमाम सवाल आपके भी पास होंगे और आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि आखिरकार कैश पर टैक्स के नियम क्या है। यही आज हम आपको बताने वाले हैं और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं शो में। गौरी, वेलकम टू द शो। और कैश को लेकर हमेशा से लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि कैश को लेकर कौन से ऐसे नियम हैं या कौन से ऐसे टैक्स है जो उनके लिए जानने और समझने जरूरी है। इसलिए एक एक करके मैं आपसे जानने वाली हूँ कैश से जुड़े हुए इन नियमों के बारे में। सबसे पहले लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जब वो बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग्स अकाउंट में कैश जमा कराने जाते हैं, क्या उसकी कोई लिमिट होती है। दूसरी बात ये कि क्या एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर अगर वो कैश जमा कर रहे हैं अपने अकाउंट में, क्या उस पर उनको टैक्स लगेगा। सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। स्वाति, जहाँ तक बात है सेविंग की, तो सेविंग्स अकाउंट में आप अपनी सेविंग्स रखते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शंस अपने सेविंग्स अकाउंट में करेंगे तो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। तो अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें सेविंग्स बैंक अकाउंट में या विड्रॉल की बात करें, तो ये 10 लाख से अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जो बैंक है वो इसकी रिपोर्टिंग करेगा। साथ ही अगर आपने एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराया है तो भी बैंक इसकी रिपोर्टिंग करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब बात यह है कि आपने ये जमा कराया, आपकी रिपोर्टिंग हुई और आपको नोटिस आया, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, आपने कैश कौन सी सोर्स से आया और इस पे आपने टैक्स दिया है या नहीं दिया है। अगर तो नोटिस नहीं आता फिर तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इन केसेस में नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर आपकी रिपोर्टिंग होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये तमाम जो जानकारी है वो बैंक देता है और आपके एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है गौरी, जो AIS है, उसमें ये जो ट्रांजैक्शन है या जो आपने डिपॉजिट किया है पैसा, वो रिपोर्ट किया जाता है। अगर वो आप कह रहे हैं 10 लाख से ऊपर हो, दैट मीन्स क्या ये किसी फॉर्म में हमें कहीं पर दिखाने की जरूरत पड़ती है, रिटर्न में या किसी और जगह पर? नहीं, देखिए, आपको बैंक ही रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और आपको आपके AIS में या 26A में आपको दिख जाएगा कि आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई है। और भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, लगभग 50 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है जिनकी रिपोर्टिंग होती है। तो जो इनकी रिपोर्टिंग होती है वो आपके 26A और AIS में रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको कहीं रिटर्न में इसको नहीं दिखाना है। यू जस्ट हैव टू बी श्योर कि आपके पास इसकी सोर्स है और आपने इसके ऊपर टैक्स दिया है, क्योंकि आपको इसमें, इस केस में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नोटिस आने की। तो अगर आपको नोटिस आता है तो आपकी लायबिलिटी है, ओनस आपके ऊपर है प्रूफ करने का कि ये पैसा जेन्युइन सोर्स से आया है और आपने उसके ऊपर टैक्स दिया है। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते तो आपके ऊपर जो टैक्स भी लगेगा, एडिशन हो जाएगी, उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, तब तक का इंटरेस्ट भी लगेगा और फिर पेनल्टी भी लगेगी। तो जितना टैक्स आप बचाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं उससे कई ज्यादा अमाउंट आप सरकार को दे देंगे अगर आप कहीं भी कोई चूक करते हैं तो। ओके, तो सेविंग्स अकाउंट में अगर आप साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं या फिर एक बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है ये, तो वो रिपोर्ट होती है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका सोर्स बता सकते हैं कि आपने उस पर टैक्स पे किया है कि नहीं। मैं एक और बात इसी कैश डिपॉजिट से जुड़ी हुई गौरी आपसे जानना चाहती हूँ। 50,000 से ज्यादा हम कैश जमा करते हैं तो उसमें ऑफकोर्स हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं बैंक में। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये, और क्या ये 50,000 से कम की किसी भी जमा रकम पर लागू नहीं होता है? 50,000 से ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना होता है। तो लोग क्या करते हैं कि यूजुअली ऐसी फिगर जमा करते हैं जैसे 45,000, 49,000 और ऐसे करके जमा करने लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेविंग्स अकाउंट की, तो जैसे मैंने बताया, अगर क्यूमुलेटिवली ये 10 लाख एक्सीड करेगा तो आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन तो रिपोर्ट होगी। यही लिमिट करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए है। डिपॉजिट और विड्रॉल कुछ भी अगर आपका 50 लाख से ज्यादा है करंट अकाउंट में
तो उसकी जो है वो रिपोर्टिंग होती है। तो 50,000 वाली जो फिगर आपने बोली, इसमें घबराने की बात नहीं है, बट हाँ, इसमें आपका पैन कार्ड माँगा जाता है। कौन जमा कर रहा है ये पैसे, उसका पैन कार्ड माँगा जाता है। तो वहाँ पे भी लोग यूजुअली डर जाते हैं और ऐसे अमाउंट जमा करने लगते हैं 45,000, 49,000, और रियलाइज़ नहीं करते कि पूरे साल में क्यूमुलेटिवली वो थ्रेशोल्ड को पार कर गए हैं, तो एनीवेज़ उनकी रिपोर्टिंग हो गई है। तो ये जो ओवरऑल लिमिट है फाइनेंशियल ईयर की, इसको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप 50,000 से ज़्यादा एक बारी में डिपॉज़िट कर रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, आपके पास सोर्स जेन्युइन है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं, आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये तो बैंक में कैश जमा करने का नियम हो गया। अब बैंक से कैश निकालने के टाइम पर कोई लिमिट सेट की गई है जिसके बियॉन्ड आप पर कोई पड़ताल हो सकती है या फिर कोई टैक्स देना पड़े? जैसे मैंने बताया, अभी सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा विड्रॉल पे भी लिमिट है, और करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा विड्रॉल पे भी लिमिट है। तो अगर आप इतना पैसा विड्रॉ भी करते हैं, तो भी आपके ऊपर जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो सकती है और आपको उसकी जानकारी देनी हो सकती है। इसके अलावा टीडीएस के भी नियम है। अगर आप अकाउंट से पैसा जमा जो विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि कैश विड्रॉल अगर आप 20 लाख से ज्यादा कर रहे हैं और आपने पिछले 3 साल में अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है, तो 2% का टीडीएस कटेगा। और अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है, तो ये टीडीएस का अमाउंट 5% हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आईटीआर भरना भी जरूरी है। अगर आप इतना ज्यादा विड्रॉल कर रहे हैं और आप अपनी आईटीआर नहीं भर रहे हैं, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है स्वाति, कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो आपको ये टीडीएस रिफंड ही नहीं मिलेगा कभी, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है। हालांकि जो इंसान 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहा है, उसकी इनकम 2.5 लाख से कम तो शायद नहीं हो सकती, बट अगर बाय चांस है भी, तो आपको ये अमाउंट वापस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने रिटर्न तो फाइल ही नहीं की है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब किसी को अगर कैश में पेमेंट करनी हो, तो कितने तक की कैश पेमेंट करना किसी तरीके का कोई नोटिस या फिर कोई सवाल जवाब अट्रैक्ट नहीं करता है कि आप आसानी से इस अमाउंट तक किसी को कैश पेमेंट कर सकते हो? अगर उस लिमिट के बियॉन्ड भी कर लें, तो अगर पूछा जाए तो आप उस पर जवाब दे सकते हैं। देखिए स्वाति, कुछ साल पहले एक सेक्शन लाया था सरकार ने, जहाँ पे ये कहा गया था कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव करते हैं, यानी कि देने वाले की तो कोई लायबिलिटी नहीं है, देने वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सप्लेन कर दें उनके पास ये पैसा कहाँ से आया और क्या, और वो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ले रहा है, अगर उसने एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में ले लिया, तो उसके ऊपर इक्वल अमाउंट की पेनल्टी है। यानी कि अगर मैंने 2.5 लाख रुपए किसी से कैश लिए, मैंने लिए, तो मेरी लायबिलिटी है कि पहले तो मैं उस 2.5 लाख पे टैक्स पे करूंगी, फिर मैं उस पे इक्वल अमाउंट की पेनल्टी, यानी कि 2.5 लाख रुपए ही मुझे पेनल्टी भी देनी होगी सरकार को, क्योंकि मैं 2 लाख से ज्यादा कैश सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए रिसीव ही नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है ये। इससे जो कैश ट्रांजैक्शंस है मार्केट में, वो कर्ब होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि इतना कैश वो रिसीव नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने रिसीव किया उसको, आपने चाहे आपने उसको अकाउंट फॉर किया, आपने उस पर टैक्स भी दे दिया और अपनी रिटर्न में दिखा दिया, तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आप 2 लाख से ज्यादा कैश एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ये लॉ में ही मना किया गया है कि 2 लाख से ज्यादा आप कैश रिसीव नहीं कर सकते। तो ये 2 लाख की फिगर जो है, ये ध्यान देने वाली फिगर है। ओके, अब कई लोगों के बहुत सारे बैंक खाते होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बैंक खाते रखने की भी कोई लिमिट है? जी, बैंक खाते रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी बैंक अकाउंट्स रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन पहली बात तो ये है कि आजकल तो वैसे कोई भी बैंक बिना पैन कार्ड के खोलता नहीं है, तो आपको पैन कार्ड देना जरूरी है अपना बैंक में। अपने हर बैंक को आधार से लिंक करना जरूरी है। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप कम से कम बैंक अकाउंट्स रखिए, क्योंकि उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, जितने आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनको आप अपनी रिटर्न में शो कीजिए। उन बैंक अकाउंट्स में जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको आप शो कीजिए। हाँ, एक फायदा है ज्यादा बैंक अकाउंट्स रखने का, वो ये है कि अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, तो ये जो मैंने अभी फिगर्स बताई 10 लाख की सेविंग्स में, 50 लाख की करंट अकाउंट में,
तो ये हर बैंक वाइज देखी जाती है। यानी कि अगर मैंने एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 9.5 लाख जमा कराए और आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग्स बैंक अकाउंट में 9.5 लाख जमा कराए, तो उन दोनों की रिपोर्टिंग नहीं होगी। यही अगर मैं 20 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक में जमा करा देती हूँ, तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो कुछ केसेस में कह सकते हैं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखना बेटर भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, कम से कम बैंक अकाउंट्स रखिए, 1-2 सेविंग्स अकाउंट और एक करंट अकाउंट आई थिंक इनफ होता है, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें, उसकी रिपोर्टिंग कर सकें और इजीली अपने सारी जो कैलकुलेशंस है वो कर सकें। ओके। इसमें मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती, क्योंकि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज़माना हो गया है गौरी, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भी हमें किसी लिमिट के बारे में सोचना चाहिए? मतलब कोई लिमिट इसमें तय है? स्वाति, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि हम ऑनलाइन इतना पैसा ट्रांसफर कर देंगे तो कहीं हमें नोटिस तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, आजकल यूपीआई बहुत कॉमन हो गया है, ज्यादातर लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, इस पे कोई भी लिमिट सरकार ने नहीं रखी है। लेकिन जो भी अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, नेट बैंकिंग, चेक, जिस भी तरीके से रिसीव कर रहे हैं, उसको अकाउंट फॉर करना अपनी इनकम में, वो बहुत जरूरी है। तो आपके पास अगर कोई पैसा आ रहा है किसी भी सोर्स से, किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, तो उसको अपनी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उसमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जीएसटी से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन को स्किप नहीं कर सकते, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई भी डरने की बात नहीं है, आप कितना भी पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। ओके। अब कई ऐसे केसेस हैं हमारे सामने भी, जब आईटी विभाग का नोटिस आ जाता है, तो एक आध एग्जाम्पल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन से कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है जब आईटी विभाग आपको नोटिस भेजे, और अगर आ भी जाता है तो क्या करना चाहिए, और कितने पुराने तक के नोटिस आईटी डिपार्टमेंट भेज सकता है? ये डिपार्टमेंट से नोटिस बहुत सारे तरीकों की वजह से आ सकता है, बहुत सारे इश्यूज की वजह से आ सकता है। यानी कि आपने रिटर्न नहीं भरी, उसका नोटिस भी आ सकता है। आपने रिटर्न भरी लेकिन डिपार्टमेंट को लगा कि आपने रिटर्न ठीक नहीं भरी है, तो नोटिस आ सकता है। आपका 26A से मिसमैच हो गया, तो नोटिस आ सकता है। डिपार्टमेंट को लगा कि आपने कोई इनकम एस्केप की है, तो नोटिस आ सकता है। इसका जो नोटिस होता है ये आपका 4 फाइनेंशियल ईयर तक आ सकता है, और अगर आपका जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो उनको लगता है 50 लाख से ज्यादा है, तो 10 साल तक ये नोटिस आ सकता है। और अगर इसमें आपको नोटिस आता है और आपका कुछ ऐसा अमाउंट मिलता है जिसपे कोई आपने टैक्स नहीं दिया है, तो वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, उस पे आपसे टैक्स भी लिया जाएगा, इंटरेस्ट भी लिया जाएगा और पेनल्टी भी ली जाएगी। तो इसीलिए रिटर्न भरते वक्त ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कोई भी इनकम आप एस्केप नहीं कर रहे हैं, और जितनी जेन्युइन आपकी इनकम बनती है वो आप दिखा रहे हैं। ओके, तो जेन्युइन इनकम दिखाइए, नोटिस आ भी जाता है, आपके पास प्रॉपर सोर्स है उसका, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, तो डर किस बात का? आप वो सोर्स दिखाइए और टेंशन की बात नहीं है। और जैसा गौरी ने बताया, काफी सारे रीजन से आईटी विभाग का नोटिस आता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की जरूरत है, और जो गलती उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप इन गलतियों को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। अब मैं कैश से हटकर थोड़ा गोल्ड पर आती हूँ। लोगों के मन में ये सवाल भी होता है गौरी कि क्या मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही अपने घर पर सोना रख सकती हूँ, तो क्या कहती है लिमिट? इसमें स्वाति 3 कैटेगरीज हैं। तो सरकार ने कहा कि बहुत रिसेंट है, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद की फिगर्स हैं। इसमें सरकार ने कहा कि अगर कोई मैरिड लेडी है तो वो 500 ग्राम्स तक का सोना अपने पास रख सकती है, उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। अनमैरिड गर्ल है तो उसके लिए 250 ग्राम्स तक की लिमिट है, और कोई भी मेल है, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, उनके लिए 100 ग्राम्स की लिमिट है। तो अगर आपके ऊपर कोई सर्च सर्वे होता है तो आपसे पूछा जाए ये गोल्ड आपके पास कहाँ से आया, तो इस लिमिट तक आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाते हैं
तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप गोल्ड रख ही नहीं सकते, आप इससे ऊपर का भी गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन उसका आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए। आपने वो कब खरीदा, किससे खरीदा, उसका इनवॉइस होना चाहिए। आपको अगर विल के तौर पे मिला है, किसी की घर में डेथ हुई थी और उन्होंने विल से आपको ट्रांसफर किया है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मुझे विल से मिला है, या आपको किसी ने गिफ्ट किया है, तो आपके पास गिफ्ट डीड हो या कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये आपको गिफ्ट के तौर पे मिला है। तो जो भी गोल्ड आपके पास इस लिमिट के ऊपर है, उसको एक्सप्लेन करना आपको बहुत ज़रूरी है। इस लिमिट तक आपसे कोई सवाल-जवाब नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही गोल्ड इस लिमिट से ऊपर जाएगा, तो आपको डेफिनिटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये गोल्ड आपके पास कहाँ से आया। ओके, तो कैश पर टैक्स के नियम हमने समझे बारीकी से गौरी चड्ढा से। बहुत शुक्रिया आपका गौरी, हमारे साथ मनी गुरु की इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। बाजार की जबरदस्त उथल पुथल के बावजूद हमने देखा जो एम्फी के जो आंकड़े कहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में धुआंधार निवेश हुआ है। इसी पर अब हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सुशील जैन, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। और सुशील जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने शो में। अप्रैल में जो इक्विटी निवेश के आंकड़े आए हैं एम्फी के, वो ये कहते हैं कि अभी भी भरोसा बरकरार है म्यूचुअल फंड में निवेशकों का, पूरे वॉलेटिलिटी को दरकिनार करते हुए। और जो हमने इतना उथल पुथल पूरे बाजार में देखा, ग्लोबल बाजारों में भी, रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, यहाँ पे टोटल जो एक अनिश्चितता का माहौल था, उसके बावजूद लोग निवेश को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। आंकड़े में चाहती हूँ कि दिखाएं अपने दर्शकों को कितना कितना निवेश हुआ है अप्रैल के महीने में। ये जो एम्फी डेटा अप्रैल का सामने आया है, उससे हम क्या एक पूरी तस्वीर ड्रॉ कर सकते हैं निवेश के इस माहौल को लेकर? आपका मैं सवाल सुन नहीं पाया। स्वाति जी, आपका सवाल मैं सुशील जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ, अप्रैल में इक्विटी निवेश के आंकड़े काफी अच्छे आए हैं जी, तो क्या समझे इन आंकड़ों से? अभी भी लोग चाहे बाजार कैसा भी हो, निवेश करने को तैयार है, और यही एकमात्र तरीका है अपने फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाने का और किसी भी महंगाई जैसे कैसे भी किस सिचुएशन से पार पाने के लिए। जी, आंकड़े जो आपका सवाल में समझ पा हुआ है, लास्ट मंथ में भी आप देखोगे एमपी के रिजल्ट में जो बड़े हैं आंकड़े। चलिए सुशील जी का कनेक्ट थोड़ा सा हम दुरुस्त करते हैं, तब तक जरा दर्शकों को दिखा दें कि हम किन आंकड़ों की बात बता रहे हैं। हर महीने एम्फी एक डेटा करती है जारी, और म्यूचुअल संगठन एम्फी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें ये आपके सामने आंकड़े हैं। एम्फी के आंकड़े कहते हैं कि अप्रैल के महीने में इक्विटी फंड में 15,900 करोड़ रुपए का निवेश आया। वहीं ईटीएफ में 8,663 करोड़ रुपए का निवेश आया। हाइब्रिड फंड की बात करें तो 7,240 करोड़ रुपए नेट इनफ्लो दर्ज किया गया हाइब्रिड फंड में। वहीं इंडेक्स फंड में 6,062 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो इंडेक्स फंड में आया है। वहीं अगर हम कुछ और आंकड़ों की बात करें, इसको बाइफरकेट करते हैं, तो अनिश्चित बाजार में भी निवेश जारी रहा। खुद एन वेंकटेश एम्फी के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि तमाम वॉलेटिलिटी के बावजूद, महंगाई के बावजूद और जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है उसके बावजूद लोगों ने निवेश में रुचि ली है और म्यूचुअल फंड में बढ़ चढ़कर धुआंधार निवेश किया है। उथल पुथल भरे बाजार में भी निवेश बढ़ा है। तकरीबन 11.8 करोड़ रुपए का एसआईपी निवेश अप्रैल में दर्ज किया गया। हालांकि मार्च 2022 के मुकाबले ये जो निवेश है वो 4% कम जरूर है, लेकिन इसको फिर भी उत्साहवर्धक आंकड़ों में गिना जा सकता है, ऐसा एन वेंकटेश जी ने कहा था। वहीं गोल्ड ईटीएफ में 1100 करोड़ का इनफ्लो दर्ज हुआ है। इक्विटी फंड में 15,900 का कुल निवेश हुआ है। अप्रैल 2021 के मुकाबले इक्विटी में 5 गुना निवेश बढ़ा है। सेक्टोरल फंड, थीमैटिक फंड में 3,843 करोड़ का निवेश आया। वहीं लार्ज और मिड कैप में 1,575 करोड़ का निवेश आया है। सुशील जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशील जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, अनिश्चित बाजार में अब कोई नया निवेश करना चाहता है, आंकड़े हमने अपने दर्शकों को दिखा दिए हैं, तो फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, इस मार्केट में अभी जिस तरह का वॉलेटिलिटी है और मार्केट
कब ये वापस अपनी रिकवर करेगा, उस सब को देखते हुए आपका निवेश जो है आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहिए। और जहां तक हो सके आपको कैटेगरी वाइज तो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ज्यादा बने रहें तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे आप। और सिस्टमेटिकली करना है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस मार्केट में आपको बहुत ज्यादा उम्मीद रख के नहीं चलना चाहिए। और जैसे कि आंकड़े आपने देखे हैं, आंकड़े में ये लग रहा है कि निवेश बढ़ा है, निवेश आया है। तो इसके कई कारण हैं। एक तो जो मेजर कारण है, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में काफी आए हैं और लास्ट 2 साल में आपने देखे होंगे कि काफी डीमेट्स अकाउंट्स भी ओपन हुए हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ी है। तो ये जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अभी एक्चुअल मार्केट का जो फीलर है वो अभी मिला नहीं है उनको। और एक ये चीज आ रही है कि मार्केट रिकवर बहुत जल्दी होता है। ये मार्केट में मतलब न्यू इन्वेस्टर के स्पेशली ये आ गया मन में कि जब मार्केट गिरता है तो रिकवर बहुत जल्दी होता है। कोरोना के टाइम पे हमने देखा था कि अराउंड 40,000 से मार्केट 26 पे चला गया था और वो रिकवर करके काफी ऊपर आ गया। एंड सेम इसी तरह अगर हम यूक्रेन वार का देखें तो उस टाइम पे भी अराउंड 60,000 से लेके मार्केट 53 के आसपास आया एंड देन वापस रिकवर करके एक बार 58 के आसपास गया। तो लोगों को ये उम्मीद बढ़ गई है कि इस बार मार्केट थोड़ा करेक्शन हुआ तो वापस जल्दी ही बढ़ेगा। उसी उम्मीद में वो लोग काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर। अब मैं सुशील जी आपसे जानना चाहती हूँ स्ट्रैटेजी। अनिश्चित बाजार में कोई नया निवेशक है तो उसको कैसे कैटेगरी से निवेश की शुरुआत करनी चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए, अगर नए निवेशक हैं तो नए निवेशक का जैसे 2 मेन रीजन है आने के। एक तो जो एफडी के इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अपना वो कर रहे हैं कि एफडी में रिटर्न्स कम आ रही हैं, इसीलिए उनको मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। और दूसरा जो इक्विटी मार्केट को थोड़ा बहुत देखते हैं, उनको स्टॉक के प्राइजेस काफी ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कम भाव में लग रहे हैं, तो इस वजह से आ रहे हैं। तो चलो पहले अगर हम बात करें एफडी के निवेशक, क्योंकि जो एफडी से निकल के मार्केट की तरफ आ रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो एक तो म्यूचुअल फंड का रूट ले, डायरेक्ट मार्केट में ना जाए क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली सेफ है। और दूसरा उनको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का चुनाव करना चाहिए और वहां से उनको बैंक एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये कंजर्वेटिव और एग्रेसिव हाइब्रिड की आप बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कैटेगरीज कैसी हैं और कौन से स्ट्रैटेजी के थ्रू आप कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव और एग्रेसिव हाइब्रिड में एक निवेश स्ट्रैटेजी एक नए निवेशक को बनानी चाहिए? देखिए, जब कोई नया निवेशक आता है तो उनको मार्केट की इतनी समझ होती नहीं है, तो डायरेक्ट इक्विटी फंड को चूज करने से उसका रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो कंजर्वेटिव जो हाइब्रिड फंड है उसमें लगभग 80% वो डेट फंड्स में लगते हैं और बाकी 20 to 30% के आसपास जो है वो आपका इक्विटी मार्केट में लगता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है, जैसे ही मार्केट में करेक्शन होती है तो वो इक्विटी बाय कर लेता है क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर उनका कम हो जाता है। और जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो वो वापस उससे मार्केट से बाहर निकल के डेट कैटेगरी में आ जाता है। तो इससे उनका बैलेंस बना रहता है और एक डिसेंट रिटर्न एफडी से बेहतर मिल जाती है। और जहाँ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात है वहाँ बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अराउंड 70% to 80% आपका इक्विटी में होता है और बाकी 20% डेट में होता है। तो वो उसका ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हैं तो आप ये देख सकते हैं कि भाई 20% अपना डेट में है, अगर मार्केट करेक्शन होती है तो आपको बाइंग के लिए कुछ फंड आपके पास रहता है, तो आप वो लेके आप उसको कवर अप कर सकते हो। जो मार्केट डाउन होता है तो वहाँ पे बाय कर सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से 2 अलग अलग कैटेगरीज है। इस टाइम पे जो मार्केट का सिनेरियो है इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में कुछ परसेंटेज डिवाइड कर दें। जी और जो मौजूदा निवेश जिनका है वो भी कुछ ऐसे ही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कंजर्वेटिव और एग्रेसिव हाइब्रिड में, या थ्रू एसटीपी वो डेट से फिर इक्विटी की तरह ट्रांसफर कर सकते हैं एक मुश्त पैसा अगर हो, एक मुश्त नहीं है तो एसआईपी करें। तो एसआईपी अगर करनी है तो कैसी कैटेगरी में? देखिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनका पहले से ही कुछ पैसा मार्केट में लगा हुआ होता है और हम जैसे हर बार यही कहते हैं कि आपको एसेट एलोकेशन की थ्योरी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जब भी आपने निवेश किया होगा आपका कुछ डेट होगा, कुछ इक्विटी हुई होगी। अब डेट में जरूरी नहीं कि मार्केट के थ्रू ही डेट फंड लिया जाए, कई बार रियल एस्टेट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करके आपका डेट का पोर्टफोलियो एलोकेशन सही करते हैं लोग। तो अगर मार्केट में डेट है आपका तो यहाँ पे आपको रीबैलेंसिंग करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो एसेट एलोकेशन है उस पर स्ट्रिक्ट रहो, आपने जो मार्केट गिरने या चढ़ने से पहले लिया हुआ है, तो उससे आपको क्या होगा, रीबैलेंसिंग होगा तो एक अच्छी रिटर्न आपको आएगी
आपको चढ़ते हुए मार्केट का भी फायदा मिलेगा और गिरते हुए मार्केट का भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कंजर्वेटिव हो और डेट में पड़ा हुआ है और आप थोड़ा सा मार्केट का करेक्शन का फायदा लेना चाहते हैं, तो आप फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, जो आपका स्मूथ पड़ा हुआ है। और भी ज्यादा एग्रेसिव, वो मार्केट काफी अच्छा लग रहा है और आपको वो लग रहा है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए जब मार्केट बढ़ेगा, तो आपको एसटीपी कर देनी चाहिए डेट हाइब्रिड फंड से। हर महीना कुछ ना कुछ आप बाइंग करते रहेंगे, जैसे मार्केट का करेक्शन होगा तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेगी और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक निवेश आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक मुश्त नहीं है, बिल्कुल जी सुशील जी, हाँ, एक मुश्त नहीं है तो एसआईपी की रकम से हम लार्ज या मिड कैप में जो रकम है वो आगे नियमित तौर पर निवेश करते रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे सुशील जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हो और बताया कि अनिश्चित बाजार में निवेश की क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना।